नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आप हमें अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, हमने क्या कल्पना की थी, क्या उम्मीदें की थी कल कि संसद में आज ऐसा होगा, वैसा होगा, वोटों का बंटवारा होगा, कुछ हंगामा होगा। आज तो सब शांति से निपट गया। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारी दर्शकों के लिए, आज जिस तरीके से शांति से निपटा है, फिर हम धीरे-धीरे करके उसकी परतें खोलेंगे। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी तरफ से। देर आए लेकिन ज्ञान ठीक समय कांग्रेस को मिला है कि बिना कोई मतलब बल परीक्षा इस मुद्दे पर करना उनके लिए फायदा नहीं है। क्योंकि जिस तरह कल की घटनाक्रम जिसको लेकर हमने विश्लेषण किया था जी, कि किस तरह सुबह खरगे जी और राजनाथ जी की बात होती है, फिर खरगे जी केसी वेणुगोपाल और टी आर बालू डीएमके के जो बड़े नेता हैं उन दोनों को भेजते हैं। फिर जब राजनाथ से बात होती है तो फिर केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि स्पीकर की बात मत करो चुनाव की, पहले डिप्टी स्पीकर तय करो, पहले ये तय करो फिर जाके वो होगा। आप इसको हमारे डिप्टी स्पीकर बनाओगे तब जाके हम स्पीकर को करेंगे। जी, फिर कुछ देर में हम क्या देखते हैं कि राहुल जी के आदेश पर कोडक्कुनील सुरेश जाके नामांकन भर दिए। जब जैसे ही नामांकन वो भरे, राजनाथ जी ने स्वयं ममता को फोन करके कहा, देखिए अभी ये लोग आए थे और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी-अभी हमने सुना है कि कांग्रेस के की तरफ से वो कोडकुनिल सुरेश जाके नामांकन भर दिया है। ममता को कुछ पता नहीं चला। ममता बोली, क्या मुझे तो किसी ने बात भी नहीं किया। और बड़ी प्रतिक्रिया दी गई और राजनाथ जी की तरफ से रिक्वेस्ट था, भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, स्पीकर की परंपरा रही है, उनकी यूनानिमस इलेक्शन होती है तो आप सपोर्ट कीजिए। इस बीच में दिन भर में हमने देखा तृणमूल की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, भाई ये तो कांग्रेस की फैसला है, हमसे कोई बात नहीं हुई। और शाम आते आते हमने देखा कि राहुल जी ने भी अभिषेक बैनर्जी से भी बात करने की कोशिश की, तृणमूल के जो नेता है और ममता के भाईपो हैं यानी नेफ्यू। जी, और रात को क्या हुआ कि खड़गे के घर में एक मीटिंग, ये सारी डेवलपमेंट्स, उसमें वही प्रतिक्रिया आपको शरद पवार से भी आया, भाई हमें तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ और हम नहीं चाहते कि स्पीकर पद के लिए कोई चुनाव। जी, ये शरद पवार की तरफ से था। और लगभग और वही अखिलेश यादव से भी कोई किसी ने बात नहीं की थी, एक यूनिलेटरल मूव हो गया। फिर जाके जब राहुल जी को पता चला कि अपने बड़े सहयोगी नाखुश है इस मामले कि कांग्रेस बार बार कंसेंसस की बात करती है कि सरकार से, यहाँ पे तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, एक यूनिलेटरल मूव हो गया। जी, फिर जाके और ममता भी ये तय कर दिया था कि भाई ऐसा मामला है तो हमारे लोग अब्सटेन कर देंगे। अब देखिए बल परीक्षा की बात है, जब आपके पास संख्या नहीं है तो क्या बात आती है। अगर चुनाव होता तो चुनाव में यही निकलता, अगर एनडीए के स्ट्रेंथ से ज्यादा वोट जाती है तो इसका मतलब कुछ विपक्षी लोग वहां सपोर्ट कर दिए, जी, या विपक्ष की जितनी वोट है टू 293 जो भी है, 292 अगर उससे घटती है इसका मतलब कुछ लोग अब्सटेन कर गए। जी, ये संदेश ठीक संदेश नहीं होगा, ये बात नंबर वन। जी, नंबर दो, फिर राहुल जी को किसी ने सलाह दी कि आप ममता से बात कर लीजिए। फिर इन्होंने ममता से बात किया, बोला आई एम सॉरी, इस तरह गलती हो गई, हमने कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमने आपसे डिस्कस ना करते हमने फाइल कर दी, लेकिन आप इसको ये मत लीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ऑपोजिशन डिस्कशन होगा। इस तरह बातें जाके मैंने सुना है कि शरद पवार से भी हुआ और अखिलेश यादव से भी हुआ। और जब शरद पवार और ममता भी नहीं चाहती थी भाई चुनाव को लेकर ये हो, और तब जाके ये तय हो गया था कि हम तो अपने रेजोल्यूशन प्रेस करेंगे क्योंकि हमने मूव किया है, नॉमिनेशन तो फाइल किया है, लेकिन हम डिवीजन नहीं मांगेंगे, यानी वोट नहीं मांगेंगे, ताकि फिर वो एक्सपोज हो जाएगा मामला भाई, क्योंकि सरकार के पास गणित था, ये तो पहले ही पता था। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन एक दिलचस्प बात है नीरज जी, यहाँ पे टेल में ट्विस्ट देखिए। जी, कांग्रेस ने तो डिवीजन नहीं मांगी और किसी ने नहीं मांगी, लेकिन हमारे राजीव रंजन ललन सिंह
जो जेडीयू के नेता हैं, ये अभी मोदी जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जब प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि ये आई पुट दिस मोशन टू वोट, मोशन टू इलेक्ट ओम बिरला स्पीकर, ये प्रस्ताव जब रखा, तब जो जो जिसके जो हाँ के पक्ष पे है वो हाँ बोले, जो ना के पक्ष है वो ना बोले, और फिर हाँ ना का आवाज सुनकर बस हो गया, बोले कि मुझे लगता है कि हाँ वाले ज्यादा हैं, इसीलिए ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तब जाके ये अपने ललन सिंह यानी राजीव रंजन वो खड़े होके बोले कि भाई डिवीजन होनी चाहिए। तब हमारे जो पार्लियामेंट्री मंत्री हैं उन्होंने खड़े होके बोले, किरण रिजिजू बोले, जब ऑपोजिशन डिवीजन नहीं मांग रहा है तो क्या जरूरत है। और प्रोटेम स्पीकर बोले, देखिए हम ऑलरेडी वी हैव क्रॉस दैट पाथ, आई हैव डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड, क्योंकि हाँ का ना पे हो गया मामला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए मामला खत्म नहीं हो रहा है, से वो हुआ। और एक अच्छी जेस्चर की तरफ से जो परंपरा है, किरण रिजिजू ने इशारा किया राहुल जी को, भाई आप भी आइए, तो राहुल जी आए, पीएम भी गए, दोनों ओम बिरला को अपनी सीट से एस्कॉर्ट करके ले गए अपने चेयर तक ऊपर, जहां प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने उनको हैंड ओवर कर दी चार्ज, भाई आप अब संभालिए चेयर। अब राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में हैंडशेक हुआ, फिर ऊपर जाके राहुल जी के चेहरे में ऐसा कोई बात नहीं थी कि इस मामले को लेकर इतना कोई गर्मी बात हुई है या डिफरेंसेस हुई है, वो के बैठ गए। फिर जाके जो भाषणबाजी हुई उसमें प्रधानमंत्री भी कई चीजें इशारे किए, और राहुल जी जब उनको रिप्लाई की अवसर आई, उन्होंने कहा कि भाई हम यही चाहते हैं कि हमें और मौका दिया जाए, कि एक तरफा नहीं होना चाहिए हाउस में। और स्पीकर देखते रहे, क्योंकि 5 साल हम देखे तो तो राहुल जी का भी भाषण काफी अच्छा था कि कई बातें रखे, भाई वी मस्ट हैव आवर से, ठीक है। लेकिन ये सब जब चीजें सब खत्म हुई, तृणमूल की तरफ से एक ठीक उल्टा चीज शुरू हुआ कि ये प्रॉपरली ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है, डिवीजन ही नहीं हुआ। क्यों जी, क्या वोट लेना था, वोट नहीं हुई, गिनती नहीं हुई, तो ये कैसे इलेक्ट हो गए करके अभिषेक बैनर्जी बोलने लगे। अब कांग्रेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन जयराम रमेश दिए, बोले हम नहीं चाहते थे इसमें डिवीजन, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई पूरा मतलब बिना कंटेस्ट ही होना चाहिए, तो हमने कर दिया। आप डिप्टी स्पीकर मामले में सरकार का बड़ापन दिखाए, ये करके मामले जयराम रमेश लाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो ममता पहली नाराज थी, भाई हमसे बिना पूछे सुरेश ने फाइल कर दिया, बाद में हाउस में तो तृणमूल वाले खड़े होकर नहीं बोले डिवीजन, क्योंकि कोई भी मेंबर मांगता 4 से भाई डिवीजन कराओ, तो तुरंत डिवीजन होनी चाहिए, यानी लॉबीज विल बी क्लियर्ड, द डोर्स विल बी क्लोज्ड, फिर पेपर से, क्योंकि कई मेंबर्स की अभी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी नहीं होगी जी, पर्ची बांटे जाएंगे, फिर पर्ची कलेक्ट करके भाई किसने किसके लिए वोट किया। एनीवे पार्लियामेंट मतलब लोकसभा वाज स्पेयर्ड ऑफ दैट वेरी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज। और लेकिन मुझे मतलब मैं तो सोचा भाई ये क्या मैसेज देना चाहती है ममता। मुझे लगता है ममता फिर अपने वोट बैंक को मेहनत देती, भाई हमने तो इनको समर्थन नहीं किया, जी 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 जी, देखिए हम तो विरोध किए कि सुरेश कैसे बिना हमारे पूछे कैसे गया, हम तो 29 स्ट्रांग है मेंबर, तो क्या मतलब था कांग्रेस को अपने आप फैसला करने का, यानी राहुल को। बिल्कुल, क्या राहुल ने तो कल रात को फोन करके ममता से माफी मांगी, आई एम सॉरी हमने ये कर दिया। तो ये सारी पीछे कहानी देखिए, और पीछे कहानी के बाद फाइनली जो टेल में ट्विस्ट, भाई वोटिंग ठीक से नहीं, वोटिंग नहीं हुआ और डिवीजन नहीं हुआ, ये लास्ट वर्ड है तृणमूल की तरफ से। जी सर, आपकी बातों में मैंने 2 चीजें नोट की, वो मैं एक एक करके लेकर के आऊंगा। सबसे पहला तो ये कि जयराम रमेश ने या कांग्रेस ने क्लेम किया है एक मोरल हाई ग्राउंड। अब मोरल हाई ग्राउंड अगर आप क्लेम करते हैं, वो भी खास करके कल जब उन्होंने फोर्स किया था कॉन्टेस्ट को कि लोकसभा स्पीकर के लिए कॉन्टेस्ट होगा, उसके बाद कोई मतलब बनता है मोरल हाई ग्राउंड क्लेम करने का, या कोई डिफेंस बचा नहीं है तो मोरल हाई ग्राउंड क्लेम कर लो, किस तरीके था? नहीं नीरज जी, क्या है कि अपने सहयोगी दल जो है, शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता जो है, कई देखे ये सारी चीजें, वो समर्थन में नहीं थे। भाई स्पीकर के लिए आप कैंडिडेट पुटअप करो, फिर हमें भी वोट करना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ ना सर कि कल जो इन्होंने के सुरेश को कंटेस्ट करने के लिए खड़ा किया, फील्ड किया उनको, तो वो गलत कदम था।
सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पहले दिन कांग्रेस बिल्कुल, ने गलती नहीं, की। मतलब गलत कदम था और किसी से बात नहीं किया। भाई अगर जी फैसले ले रहे हैं, जी, कम से ओवरऑल कम ओवरऑल आपने ओवरऑल अलायंस के लोगों से तो बात करेंगे। जी, ओवरऑल कह रहा हूँ कि ओवरऑल गलत कदम था नहीं, मतलब। नहीं, वो कांग्रेस की फैसला था, कांग्रेस की तरफ से था और उसका स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल जी ने लिया है। जी अच्छा, राहुल जी देखिए, इसका एक असर हुआ क्या, जो एलओपी डिक्लेरेशन जो देर रात को कल हुआ 9:30 बजे के बाद, जी वो खड़गे घर में सब ऑपोजिशन लीडर्स को बुला के फिर उनको बताया गया, भाई उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के जो अध्यक्षा है, उन्होंने ही बेटे को, राहुल गांधी को अपॉइंट किया लीडर ऑफ द अपोजिशन। वही केसी वेणुगोपाल का अनाउंसमेंट वही था और इनको पहले बता दिया, फिर जाके केसी वेणुगोपाल ने अनाउंस किया। क्योंकि दिन भर में ये जो प्रॉब्लम रहा ना, भाई कैंडिडेट आपने जो लगा दिया बिना पूछे, कई एलओपी मामले में वो पूछते, भाई आप एलओपी बने, हमसे पूछे भी नहीं, तो उसके लिए वो हो गया, एक प्रक्रिया हो गया। आपने आपने कल बताया भी था शो में कि राहुल गांधी बैठे थे एलओपी की चेयर पे ही, ना फॉर्मली अनाउंस नहीं हुआ था और शाम शाम तक अनाउंस हो ही गया। नहीं, अनाउंस हो गया है और देखिए, आज के जो माहौल अगर ये बरकरार रहेगा, लेकिन जैसी ये स्पीकर की इलेक्शन प्रक्रिया खत्म हुई, आपने देखा जो स्पीकर की तरफ से, क्योंकि आज इमरजेंसी का एनिवर्सरी चल रहा है, बिल्कुल तो उसको लेकर जो उनकी एक स्पीकर की तरफ से एक स्टेटमेंट जो था, उसमें तो फिर बवाल शुरू हो गया। भाई इमरजेंसी हम भूल नहीं सकते, ना बिल्कुल। भूलेंगे ना उसको माफ करेंगे। जो चीजें हुई थी 1975-76 में, जी 19 महीना का करके स्पीकर ने एक, जब स्पीकर की चेयर से मार्क्स मार्क्स होती है वो रिकॉर्ड में जाता है। बिल्कुल। मतलब दिस 18th लोकसभा पुट्स ऑन रिकॉर्ड, भाई 50 साल होने वाला है हम्म। और ऐसी समय में हम रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम याद कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल पार्टीशन डे, अब आजकल बिल्कुल। पार्टीशन जैसे विभाजन कभी नहीं होना चाहिए, वैसे इस तरह की आपातकालीन के नाम पे आप जो कुछ जितना जुल्म हुआ है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो वो एक जब किया तो फिर ऑपोजिशन की प्रोटेस्ट थी और मुझे लगता है तो चार की तरफ से हुआ, मतलब सरकार का पूरा समर्थन था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो पहले दिन जो लाल किताब लेके घूम रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के, जय संविधान, जी भाई ये बताने की कोशिश थी, भाई आप लोग तो जय संविधान बोल रहे हो, लेकिन संविधान को ऐसी की तैसी तो आप ही की पार्टी ने की थी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। दादी ने किया था। यह मैसेज इनको काउंटर देना था, इसलिए आज हाउस में ये स्पीकर की स्टेटमेंट विच इज कंसिडर्ड एज अडॉप्टेड बाय द हाउस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए इंदिरा गांधी ने जिस साल 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, 1977 में हार गई। लेकिन फिर 2 साल के बाद वो सरकार बना करके वापस आ गई। उसके बाद और भी उनके कांग्रेस के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आते रहे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। और ना ही बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे से कभी भी भुना पाई है और ना ही बीजेपी लोगों को ये बता पाई है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। और चलिए बता भी दिया ना सर, तो मुझे मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, लोगों को घंटा फ़र्क पड़ता है। उनको 500 रुपए का बिजली दे दो और यहाँ तो 1 लाख रुपए का वायदा कर दिया गया था, तो वो बहुत बड़ी बात, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, इमरजेंसी इमरजेंसी कोई मायने नहीं रखती है। सर मैंने जो दूसरी बात नोटिस की थी, जो आपने मैंने बताया था कि आपके सवालों से, वो ये था कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में कैसा था, कॉर्डियल था या नहीं था वो आप बताएँगे, लेकिन एक हैंडशेक हुआ था और वो हैंडशेक काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पे सर आपकी एक टिप्पणी? नहीं, मैं तो क्रेडिट दूंगा राहुल जी को जी, कि बड़े चेयरफुल थे, हाथ मिलाए और उनको बड़ी चेयरफुली उनको ये तक ले गए। यानी अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रोल की भूमिका को निभाने में राहुल जी तैयार है और सक्षम है। ये बात आज दिखा दी जी, कि जैसे एक सवाल आया था चुनाव परिणाम के बाद कि मोदी जी कैसे मैनेज करेंगे कोलिशन सरकार, जी। गठबंधन सरकार तो कभी किए नहीं है, ये तो हाँ, हाँ। पूरी मेजोरिटी में चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, हाँ, हाँ। कैसे सबसे बात करके फैसला लेंगे, ये सवाल आया था। हाँ, हाँ। ये सवाल भी आया था कि राहुल जी कैसे फेस करेंगे मोदी जी, मोदी जी साथ के बैठना चाहेंगे, मोदी जी से हाथ मिलाना चाहेंगे, क्योंकि कॉलेजियम में बैठना होगा, सीबीआई डायरेक्टर की ये हो या ईडी डायरेक्टर को हो या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हो, तो कैसे बैठेंगे, कैसे फेस करेंगे। लेकिन आज दिखा दिया राहुल जी ने कि वो सारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्षम है, तैयार हैं और बड़े चेयरफुली किए। देखिए जहां राहुल जी को क्रेडिट देना चाहिए, हमें देना चाहिए। आज उन्होंने जिस तरह स्पीकर के इलेक्शन में ले आए और फिर जो भाषण भी बोले, भाषण में अपने बात रखे, भाई ऑपोजिशन इज ऑल्सो वॉइस ऑफ द पीपल, ऑपोजिशन भी एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है।
कि केवल चीजें सब ये इसमें तो कोई किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सही बात है, सही बात है उन्होंने रखा। मुझे लगता है कि अभी अपने रोल को सीरियसली लेना शुरू कर दिए, लेकिन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जॉइंट सीटिंग होगी जिसमें वो भाषण देंगे और ये होगा, उसके बाद डिबेट होगा, मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट होगा जिसकी रिप्लाई करेंगे प्रधानमंत्री। ये चलेगा 2 दिन चलेगा, यानी कल तो ये हो जाएगा, फिर जाके डिबेट परसों से शुरू। जी जी। जब डिबेट शुरू होगा तो डिबेट तो इनिशिएट भी करेंगे सर। अगर एक स्पीकर यहाँ से बोलेंगे वहां से बोलेंगे, और राहुल जी तो एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फर्स्ट ऑफ राइट होगा उनको। जी। वो भी कहेंगे भाई ये मैंडेट क्या था, सरकार ने क्या किया, और ये सारे जो हॉट मुद्दे हैं, नीट हो, रेल एक्सीडेंट हो, ये सारे मुद्दे पर हम देखेंगे राहुल की एक स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे परफॉर्म करेंगे। ये कल से ये वाला शुरू हो जाएगा जी। और लास्ट में जाके प्रधानमंत्री की रिप्लाई भी होगी। बिल्कुल। अभी तक क्या हमने देखा पिछले 5 साल में, कांग्रेस अपने बात मौका मिली तो रख देगी, लेकिन प्रधानमंत्री की भाषण की कभी सुनेगी नहीं, उससे जी पहले जी। वॉकआउट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो सिलसिला फिर दोबारा यह स्टार्ट ना हो। ऑपोजिशन पूरी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करके बात रखे जैसे पहले रखते थे, जब भी ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिटी मिला या ऑपोजिशन एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट पार्टिसिपेट की थी। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर हो, कोई गवर्नमेंट रिप्लाई करे, आप बैठकर सुनिए, फिर जी उसको काउंटर कीजिए, ताकि देखिए लोगों को ये बेनिफिट मिलनी चाहिए कि सरकार की कमियां क्या है, ऑपोजिशन ने क्या क्या निकाला है सरकार के खिलाफ, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और सरकार की तरफ से जो रिप्लाई है, भाई हमने क्या किया नहीं किया, कहां हम फेल किए, ये सारे बातें अगर सरकार को जवाब मांगनी चाहिए। और जवाब, आप अगर जवाब मांग रहे हो तो जवाब जब दे रहे तभी सुनना भी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्लियरली। लेकिन सर देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जैसे आपने बताया कि राहुल थोड़े से बदले हुए हैं, अब कितना और बदलते हैं। पीएम के भी बदलने की बातें हो रही हैं, क्योंकि पीएम के पास भी ब्रूट मेजॉरिटी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उनमें भी बदलाव आएगा, और धीरे-धीरे करके हम नोटिस कर भी रहे हैं कि थोड़ा शायद चीजें नॉर्मल हुई हैं, और जो तल्खी थी 2019 से 2024 के बीच में, वो शायद अभी कमती होती दिखेगी। सर बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की भी। आप देख रहे हैं कि जेल बेल ये चल रहा है, और पता नहीं फिर आज सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, शायद मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया। पता नहीं कौन सा कंसिडरेशन चल रहा है कोर्ट के अंदर। लेकिन मजेदार बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट को एड्रेस करते हुए बोला कि मैंने ये कभी नहीं बोला है, सीबीआई अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट दे रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया को फंसा दिया और बाकी लोगों को फंसा दिया और मैं निर्दोष हूं। तो अभी मैं फिर से मेंटेन करना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है, और मैं भी निर्दोष हूं। तो फैसला तो अरविंद केजरीवाल ने सुना दिया निर्दोष का, लेकिन एक्चुअल में जब अगर इतना निर्दोष है तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये फैसला कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगी या अरविंद केजरीवाल लेंगे? सही बात है। देखिए मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। पहले ईडी का मामला वो तो चल रहा है, तो मनी ट्रेल की बात है, पैसे कैसे कलेक्ट किए गए, पॉलिसी कैसा बनाया गया, क्योंकि ईडी का पर्पस केवल मनी ट्रेल का था। जी। पैसे कैसे आए, चुनाव में कैसे गोवा में खर्च हुए, पंजाब में खर्च हुए, वो अलग बात है। ये जो मामला जो आज सीबीआई जो उनको लेकर पूछताछ की और उनको कस्टडी मांग रहे हैं, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की होगी। देखिए जो पॉलिसी बनने से लेकर पॉलिसी एग्जीक्यूशन तक, ये पॉलिसी क्यों बना है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल का ये रहा है, जो पहले भी जब अपीयर किए थे पिछले साल अगस्त में भी, केजरीवाल का कहना है तो मेरे पास तो कोई इलाका हमने रखा ही नहीं, जी। सारा तो ये मनीष सिसोदिया देख रहे थे, मैंने तो कोई इलाके रखे नहीं है। मैं आज जाके केजरीवाल का कहना, भाई मैंने तो, उन्होंने देखा लेकिन मैं उनको दोष नहीं दिया, मैं तो 3 डायरेक्शंस दी उनको। क्या 3 डायरेक्शंस? देखिए जिस तरह शराब की जो बिक्री है उसमें लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पॉलिसी का क्या था, भाई हर नेबरहुड में आप ठेके दे दो ताकि रेस्टो बार ये जो भी है खुल जाए, और महिलाओं को भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जहां भी ये ठेके होते हैं वहां पे आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू बन जाता है। कोई बिल्कुल। डिसेंट महिला अगर कुछ लेना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए या स्वयं यूज के लिए, तो कोई जाती नहीं है काउंटर के पास।
क्योंकि वहां पे जो भीड़ होती है उस भीड़ को देखकर ही तो आपको लगेगा बड़ी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है वहां पे। और आज भी सोसाइटी में एक महिला जाके अपने कंजम्पशन के लिए कुछ ले रही है इन ठेकों से, जो सरकारी ठेके हैं, वो तो फिर पॉलिटिकली भी और सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है आज भी। जी वो अलग बात है, वो अलग विषय है, लेकिन ये उद्देश्य था। लेकिन देखिए क्या हुआ क्या, कि आपने ऐसे इसको डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि आज केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट में बोले, मेरी पॉलिसी भी ये जो चीज में अधिक दुकान खोलनी चाहिए वो केवल कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, पूरे दिल्ली में मिलने चाहिए। भाई दारू सब लोग पिए, आसानी से पिए, सबको मिले, एक्सेस मिले, स्कूल कॉलेज मंदिर फंदिर कुछ ना देखना है, जब पॉलिसी में ये सारे बड़ी चीजें होती है। अच्छा आपने तो पॉलिसी लाए, अगर पॉलिसी इतना अच्छा था तो विड्रॉ क्यों किए, विड्रॉ क्यों किए? और ये सारे जो एक्साइज लेकर पॉलिसी कंप्लेंट किसने पहले दिया जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को? वो तो कांग्रेस दी थी जी कि घोटाला हुआ है करके एलिगेशन किसकी थी? वो तो कांग्रेस की थी। अब देखिए मामला ऐसा है, एक बात हमें साफ रहे, ये बार बार ये बात आती है, क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ही लाइन है, पॉलिटिकल वेंडरडेटा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल की बात हो रही है तो उनको बाहर रिलीज होने से रुकवाने के लिए ये मामला सीबीआई कर दी है। लेकिन नीरज जी आप भी जानते हैं, उन्होंने, अरविंद केजरीवाल हैज बेस्ट ऑफ लॉयर्स, जी अच्छे बिल्कुल अच्छे बड़े बड़े वकील, लीगल काउंसिल उनकी बेस्ट मिल रहे हैं, काफी खर्चा हो रहा है। पहले तो काफी, क्योंकि अभी भी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली सरकार ने भी काफी खर्चा किया है इनकी लीगल काउंसिल मिलने के लिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हिज लॉयर्स आर वेरी एफिशिएंट। अगर कोई फॉल्स एविडेंस है या कोई, वो तो दे विल टेयर इट अपार्ट, और कोर्ट भी इसको एग्जामिन कर रही है। तो वेंडेटा का चार तो नहीं लगता, लेकिन ये भी आश्चर्य बात है, मनीष सिसोदिया पिछले फरवरी से बाहर नहीं, पिछले फरवरी मैं कह रहा हूँ 2023 फरवरी से निकल नहीं पा रहे, जी लेकिन अभी तक हम यही बात सुन रहे हैं, वही पुरानी वाली चल रही है। बिल्कुल भाई ये मोदी सरकार फिर वेंडेटा हो गया, क्योंकि चुनाव का ये था हमें, और उनकी संख्या घट गई इसलिए वो हमारे खिलाफ है, हमें फिनिश करना चाहते हैं ऑपोजिशन का, वही बातें जो हम सुन चुके हैं। सीबीआई के वकील ने ये जरूर कहा कि जब भी इनसे बात पूछो किसी भी चीज की जानकारी होने से मना कर देते हैं। ये कहते हैं विजय नायर के भी बारे में इनको पता नहीं है, क्योंकि वो आतिशी मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सो जो भी पूछना है आप मनीष से जाके पूछो, इनसे कोई भी सवाल पूछो, ये कहते हैं कि एक्साइज मिनिस्टर मनीष था उससे जाकर के पूछो। सो सीबीआई के कहने का मतलब ये था, लेकिन मीडिया ने जो पकड़ा, मीडिया ने इस तरीके से पकड़ा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मनीष सिसोदिया दोषी हैं, उनको जाकर के पकड़ो, मैं नहीं। वो हालांकि इस पे आपत्ति भी जताई अरविंद केजरीवाल ने, और सीबीआई ने भी बोला कि मीडिया किस बात को किस तरीके से घुमा के लेती है ये हमें मालूम नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं भी एकदम बाकी सारी वेबसाइट्स पे, लाइव लॉ पे, बार एंड बेंच पे फॉलो कर रहा था, और मैंने देखा इसमें सीबीआई ने ना ही कुछ गलत बोला है और ना ही मीडिया को कुछ इसमें चलाना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। बट अभी कहते हैं ना कि मसाला कहीं से भी मिल जाए, बस उठा करके मारो, तड़का मारो और मारते रहो। सो आज तड़का लगा और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। भाई आपने कौन-कौन से छोटे-छोटे मैटर को अभी तक सेंसेशनलाइज नहीं किया है? मतलब पूरा तो सनसनी के बेसिस पे ही आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई आज की डेट में। आपको इतनी तकलीफ हो रही है एक मीडिया के सेंसेशनलाइजेशन से। सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अभी जो ब्रेकिंग खबर है, इन्होंने 5 दिन की जो कस्टडी मांगी थी सीबीआई, अभी जी। खबर है कि उनको 3 दिन की मिली है अरविंद केजरीवाल। हाँ, इतना होता ही है सर। तो थोड़ा 5 मांगे नेगोशिएशन तो करते 3 मिला है, हो सकता है और भी फिर आके कहेंगे भाई हमें और भी चाहिए। जी, अब जी, कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी अरविंद केजरीवाल की जी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी, और नहीं ऐसा ही बात है कि देखिए अभी तो उन्होंने जो पहला पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो मैटर फिर दोबारा आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि वो जी। रिवाइज करेंगे, क्योंकि सीबीआई का मामला भी आगे है। तो वो चाहेंगे भाई सुप्रीम कोर्ट एक ही समय में दोनों बातें साफ कर दे कि उनकी बेल की लेकर। सर एक चीज बड़ी अजीब सी है, जब जैसे ही कल पता चला और रात को ऐसे हवा उड़ी, हालांकि फेक न्यूज भी उड़ी थी, आपको मालूम ही होगा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, हालांकि कल पूछताछ किया था, आज अरेस्ट करने वाली थी, प्लानिंग कल हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उड़ी, ये बात तुरंत से होने लगी। संजय सिंह ने भी कहा और आज सुबह से ऐसी ही चल रही थी कि, और सुनीता केजरीवाल ने भी बोला कि देखिए जिस तरीके जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने वाली थी, ठीक उसी दिन सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इनको पहले से मालूम था सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने वाली थी, कल तो हाई कोर्ट ने कैंसिल किया था।
नहीं, वो सोच रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस को लेकर वो ये निकाल रहे थे कि जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि इनका आर्गुमेंट यही था कि दिल्ली का हाई कोर्ट ने वो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की पूरी पढ़ी ही नहीं, जी, बिना पढ़े वो हमें ये कर दिया करके एक बड़ा ये था, मतलब चार्ज अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जज। जी, तो गलत बात है कि आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं, ये नहीं, ये तो कहना तो वो ठीक नहीं है। है, और नहीं, उनको लग रहा है कि फिर देखिए अब क्या हो गया है, अब साथी भी साथ नहीं रहे। कांग्रेस इसमें कुछ नहीं बोल रही है। बिल्कुल, भाई सातों सीटों के लिए इकट्ठे चुनाव लड़े। पंजाब में तो एक दूसरे के खिलाफ लगे और कांग्रेस को ट्रॉफी मिल गया। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छी रही पंजाब में। दिल्ली में तो दोनों डाउन हो गए, बीजेपी सातों को साथ ले ली। अब पॉलिटिकली भी अलायंस बनने का संभावना कम है। देखिए अभी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत पॉलिटिकली भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा मामला फंसता जाएगा। मुझे नहीं लगता राहुल बैगेज चाहे, बिल्कुल, 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 बैगेज वो बिल्कुल। तो नहीं चाहेंगे। अब दिल्ली में देखिए जिस तरह लोग चले गए, अलायंस के खिलाफ तो कांग्रेस के अंदर ही था। जी, अब मुझे नहीं लगता है, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं फरवरी 2025 में, तो कांग्रेस अकेले जाना चाहेगी, भाई इसको लेकर क्यों हम जाए, जब बिल पानी की समस्या हो रही है। क्योंकि मटका लेकर जो कैंपेन, मटका तोड़ने का कैंपेन कांग्रेस ने भी किया कि दिल्ली शहर में पानी की जो इतनी जो शॉर्टेज हुई है, जी, और ये कहकर कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने विफल है इस मामले में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सही नहीं हुआ, जो भी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग सोल्यूशन की करनी थी वो नहीं किए गए। सारी बातें आ रही है। बस इतना ही है कि बस बारिश थोड़ा अभी थोड़ा अच्छा हल्का सा हो रहा है, इसलिए लग रहा है ठीक है, ये गर्मी भी चली जाएगी तो ये पानी समस्या भी किसी तरह मिटिकेट हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस वो मूड में नहीं है कि दोबारा गठबंधन नहीं चाहती। हुँ, दिल्ली में कम से कम कोई गठबंधन नहीं है। जी। चलिए सर, एटलीस्ट अखिलेश यादव बहुत अच्छे से दोस्ती निभा रहे हैं। आज अतिशी से मिले भी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के केस पे भी जम करके आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यूपी में ख़ास करके उनके वोटरों के बीच में तो ज़रूर फ़र्क पड़ ही जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा के लिए। कल हम फिर हाज़िर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी निष्पक्ष टिप्पणी लेकर के। आपका और हमारे दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। नमस्कार।